ठीक है, आधा आंसर हो गया है तो। और दूसरा, चलो मैं बताता हूँ। अच्छा, बक्को फेरेंजियल रेस्पिरेशन बताता हूँ अभी। ठीक है। सो बेसिकली क्या होता है, जो हमारी रेजिडुअल वॉल्यूम होती है, जिस वॉल्यूम को हम बाहर नहीं निकाल सकते हैं, वो हमारी एल्वेओलाई को कुछ हद तक फुला के रखती है कि एल्वेओलाई आपस में चिपके ना और इसकी वॉल्स थोड़ा थोड़ा दूर रहे। बट रेजिडुअल वॉल्यूम सारी एल्वेओलाई को नहीं बचा पाती। कुछ एल्वेओलाई फिर भी आपस में चिपक जाती हैं। तो वो आपस में चिपकी ना रहे, इसके लिए एक पतली सी लेयर होती है, एक सरफेक्टेंट की। सरफेक्टेंट वर्ड, सर्फ एक्सेल में आता है ना सर्फ, वो यहीं से आया है। सर्फ या सर्फेक्टेंट का मतलब होता है ऐसी कोई भी चीज जो पानी की सरफेस टेंशन को कम कर दे, पानी की आपस में चिपकने की प्रॉपर्टी को कम कर दे। तो एक काइंड ऑफ एक सोप या डिटर्जेंट जैसा सब्सटेंस होता है, एंड इट इज मेड अप ऑफ अ फैटी एसिड नोन एज लेसिथिन फॉस्फोलिपिड बायोमोलिक्यूल्स पढ़ाऊंगा। तो ये क्या करता है, ये पानी की सरफेस टेंशन को कम कर देता है, पानी की आपस में चिपकने की एबिलिटी को कम कर देता है। तो अगर एल्वेओलाई आपस में कोलैप्स कर भी जाए, ये चिपकेगी नहीं। और जब आप अगली ब्रेथ लोगे, उस एयर से ये इजिली फूल जाएगी। ठीक है, तो ध्यान रखना है इसको। चलो, अगर हम बात करें, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, इसमें क्लियर कर रखा है सब कुछ। ये मुझे एक बड़ा अच्छा डायग्राम मिला, तो मैंने इस पे यहाँ पे ज्वाइन किया हुआ है। तो अगर आप बाहर से अंदर की तरफ आओगे, सबसे पहले आपको दिखेंगे ये रिब्स। रिब्स के बाद बीच में मिलेंगे आपको इंटरकोस्टल मसल्स। तो ये दो रिब्स के बीच में है इंटरकोस्टल मसल। इंटर का मतलब ये होता है बिटवीन, एंड कोस्टा वर्ड आया रिब्स से। तो रिब्स के बीच में मिलने वाले जो मसल होते हैं उनको हम बोलते हैं इंटरकोस्टल मसल। अब मैं 1 मिनट के लिए वीडियो ऑन कर रहा हूँ क्योंकि तुम्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझना है। ठीक है, चलो। दिख रहा हूँ मैं तुम्हें? ठीक है, समझो इसको। अगर ये आपके रिब्स हैं, ठीक है, एक रिब ये है, एक रिब ये है, ठीक है, ये दो रिब्स हुए। इन दो रिब्स में इंटरकोस्टल मसल है, वो होते हैं असल में 3 लेयर में, पर अपने सिलेबस में दो ही है तो हम दो ही पढ़ेंगे। बाहर की तरफ जो आउटर पार्ट है, ये यहाँ पे जो इंटरकोस्टल उसको बोलते हैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल, जो अंदर की तरफ है उसको बोलते हैं इंटरनल इंटरकोस्टल। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल, ध्यान से देखना मुझे। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल में जो ओरिएंटेशन है मसल की, वो ऐसे होती है। ठीक है, तो ऐसे इमेजिन कर लो, जब तुम पॉकेट में हाथ डालते हो ना, तो मसल फाइबर ऐसे आ रहे हैं। तो अगर यहाँ पे ग्रिप है, यहाँ पे ग्रिप है, तो वो ऐसे, और यहाँ ऐसे। अब क्या होगा, जब ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये अपने नीचे वाले रिब को ऊपर और बाहर की तरफ उठाएगा। तो अगर आप इसको ऐसे इमेजिन करो कि आप यहां से ऐसे खींच रहे हो, यहां से ऐसे खींच रहे हो, तो चेस्ट कैविटी वेक्टर लगा लो ना, दो वेक्टर है, एक ऊपर कंपोनेंट एक बाहर कंपोनेंट, तो चेस्ट कैविटी ऊपर भी उठेगी और बाहर भी जाएगी। आपकी चेस्ट कैविटी की वॉल्यूम बढ़ेगी। लेकिन इंटरनल इंटरकोस्टल बिल्कुल उल्टे होते हैं। इंटरनल इंटरकोस्टल की ओरिएंटेशन होती है ऐसी। तो अपने वाले की भी कैसे थी, ऐसे। इंटरनल इंटरकोस्टल होते हैं ऐसे। तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ये नीचे खींचते हैं। तो जब यहां एक रिब है और यहां एक रिब है, जब ये इसको खींचेगा तो इसको ऐसे नीचे खींचेगा, और जब ये नीचे खींचेगा तो इसकी जो वॉल्यूम है वो कम होगी। तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, आपकी चेस्ट वॉल्यूम बढ़ेगी। इंटरनल इंटरकोस्टल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो चेस्ट वॉल्यूम कम हो जाएगी। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो, नाउ बैक टू द क्लास। एक सेकेंड दो मुझे। चलिए, स्क्रीन आ गई है? स्क्रीन विजिबल है बच्चों? ठीक है, तो अब होगा क्या, जो ये आपके इंटरकोस्टल मसल है, जैसे उन्होंने ये वाले दिखाए हुए हैं, कुछ एक्सटर्नल है कुछ इंटरनल है, बाहर एक्सटर्नल अंदर इंटरनल। अगर एक्सटर्नल इंटरकोस्टल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो चेस्ट वॉल्यूम बढ़ेगी, और अगर इंटरनल करते हैं तो चेस्ट वॉल्यूम कम हो जाएगी। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना क्योंकि ये यहां पे बहुत ज्यादा यूज होने वाली है। चलो, तो अगर हम बात करें मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग की, तो पूरी दुनिया में अगर एयर कोई एक रूल फॉलो करती है, वो रूल ये है कि एयर ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर।
चाहे पूरी दुनिया में आप कोई भी एक एग्जांपल ले लो, आप अपनी सांस से लेके एक जो टोर्नेडो आता है, जो एक वो आता है क्या बोलते हैं उसको, टाइफून आता है, वहां पे भी मेन पंगा क्या होता है कि जो एक जगह हाई प्रेशर एक जगह लो प्रेशर और एयर बहुत तेज वेलोसिटी से मूव करती है। तो अगर हमें एयर को मूव कराना है चाहे बॉडी के अंदर चाहे बॉडी के बाहर, हमें हाई प्रेशर से लो प्रेशर ग्रेडियंट बनाना ही होगा। बट द प्रॉब्लम इज हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को चेंज नहीं कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम अपने अंदर के प्रेशर को चेंज करते हैं। बट प्रॉब्लम क्या है, हम अपने अंदर के प्रेशर को भी डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते हैं। तो हमारी बॉडी यहाँ पे यूज करती है बॉयल्स लॉ। तो हमने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा बॉयल्स लॉ के बारे में, हमारी बॉडी उसको यूज करेगी। बॉयल्स लॉ बोलता है कि अगर आप वॉल्यूम को और अमाउंट ऑफ एयर को कांस्टेंट कर दो तो प्रेशर, सॉरी वॉल्यूम नहीं, टेम्परेचर को और अमाउंट ऑफ एयर को आप कांस्टेंट कर दो तो प्रेशर और वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अब क्योंकि हम प्रेशर को चेंज नहीं कर सकते हैं, हम वॉल्यूम को चेंज करते हैं। अब मैं एक लाइन बोल रहा हूं, प्लीज बताना मुझे ट्रू है या फॉल्स है। बिकॉज वी कैन नॉट डायरेक्टली ऑल्टर द thoracic, sorry, because we cannot directly alter the pulmonary pressure, we directly alter the pulmonary volume. दोबारा, because we cannot alter the thoracic volume, we directly alter the, अरे फिर मैंने गलत बोल दिया, सॉरी, फाइनल क्या है, बिकॉज वी कैन नॉट डायरेक्टली ऑल्टर द पल्मनरी वॉल्यूम, पल्मनरी प्रेशर, वी डायरेक्टली ऑल्टर द पल्मनरी वॉल्यूम। सही है गलत है, कि क्योंकि हम पल्मनरी प्रेशर को चेंज नहीं कर सकते हैं इसलिए हम पल्मनरी वॉल्यूम को डायरेक्टली चेंज करते हैं। ट्रू और फॉल्स, जल्दी बताओ, एनसीईआरटी की लाइन है। बिकॉज वी कैन नॉट डायरेक्टली ऑल्टर द पल्मनरी प्रेशर, वी डायरेक्टली ऑल्टर द पल्मनरी वॉल्यूम। आंसर इज फॉल्स। वी कैन नॉट डायरेक्टली ऑल्टर द पल्मनरी वॉल्यूम। ठीक है, तो हम पल्मनरी वॉल्यूम को भी डायरेक्टली ऑल्टर नहीं कर सकते, हम उसको इनडायरेक्टली ऑल्टर करते हैं। हम थोरेसिक वॉल्यूम को डायरेक्टली ऑल्टर कर सकते हैं। तो थोरेसिक वॉल्यूम और पल्मनरी वॉल्यूम में डिफरेंस क्या होता है, इसको बहुत ध्यान से समझना है क्योंकि ये इस पूरे कॉन्सेप्ट के बिल्कुल सेंटर पे है। ठीक है, चलो समझो इसको है क्या। तो ऐसे इमेजिन करो, जिस रूम में भी तुम बैठे हो ना उस रूम को देखो। इमेजिन करो कि इस रूम की छत में से, इसके रूफ में से एक होल हो, उस होल से एक बड़ा सा पाइप आए और उस पाइप से एक बहुत बड़ा बलून लगा हुआ है। इमेजिन कर पाए, ये रूम की वॉल है, रूफ में एक होल हुआ, उस होल से एक पाइप और एक बलून जुड़ा हुआ है। अब जो ये रूम की कैविटी है जिसके अंदर ये बलून है, ये आपकी चेस्ट कैविटी है, ये आपकी थोरेसिक कैविटी है। और जो ये बलून है इसके अंदर की जो कैविटी जिसमें अंदर एयर भरी हुई है वो आपके लंग्स है, तो वो आपकी पल्मनरी कैविटी है। अब आप इस बलून को डायरेक्टली टच नहीं कर सकते हो, आप इस बलून की वॉल्यूम को ना डायरेक्टली बढ़ा सकते हो ना डायरेक्टली कम कर सकते हो। तो होता क्या है, अगर इमेजिन करो ये मैं आपका रूम बना रहा हूं, यहां ऊपर से, सॉरी, ये आपका रूम है, समझना इसको बहुत ध्यान से। यहां ऊपर से एक छोटे से होल के थ्रू आपका एक बलून लगा हुआ है। आप इसको नहीं छेड़ सकते हो, आप इसको छेड़ सकते हो। तो होता क्या है, यहां एक ऐसे मेम्ब्रेन लगी होती है जिसको हम बोलते हैं प्लूरा। यही मेम्ब्रेन ऊपर से कवर करके इसके अंदर की तरफ लगी होती है। तो हमें दिखने में लगता है कि ये दो मेम्ब्रेन्स हैं, लेकिन एक्चुअल में एक ही मेम्ब्रेन होती है। बट ये हमें कहीं पे भी हमें दो दिखेंगी तो इसको हम दो नाम दे देते हैं। जो हमारी थोरेसिक वॉल है, चेस्ट वॉल है, उसके साथ लगी हुई प्लूरा को हम बोलते हैं पैराइटल प्लूरा। और जो हमारे लंग्स के साथ लगी हुई प्लूरा है उसको हम बोल देते हैं विसरल प्लूरा। मजे की बात क्या है, इनके बीच की जो एक कैविटी है जिसको हम बोल देते हैं प्लूरल कैविटी, इस प्लूरल कैविटी में थोड़ा सा प्लूरल फ्लूइड होता है, ये सबको पता है। लेकिन क्या तुम्हें ये पता है कि इस प्लूरल कैविटी में नेगेटिव प्रेशर होता है। मतलब ये प्लूरल जो कैविटी है वो इन दोनों मेम्ब्रेन्स को लगातार आपस में खींचती रहती है। ये मेम्ब्रेन्स आपस में चिपकना चाहते हैं क्योंकि इनके बीच में नेगेटिव प्रेशर है। अब होगा क्या, हमारी बॉडी इस वॉल को बाहर की तरफ खींचती है। जब ये बाहर खींचेगी तो ये जो पैराइटल प्लूरा है क्योंकि इसके साथ चिपकी हुई है ये भी बाहर जाएगी। और क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव प्रेशर है जो लगातार इस प्लूरा को बाहर की तरफ खींच रहा है, इस प्रेशर की वजह से ये प्लूरा भी बाहर खींचेगी। और जब ये प्लूरा बाहर खींचेगी क्योंकि ये लंग्स के साथ चिपकी हुई है,
लंग्स भी बाहर की तरफ खींचेंगे। तो हो क्या रहा है, आप थोरेसिक वॉल को बाहर खींचते हो, उसकी वजह से पैराइटल प्लूरा बाहर खींचती है। पैराइटल प्लूरा और विसरल प्लूरा के बीच में नेगेटिव प्रेशर है जो विसरल प्लूरा को बाहर खींचता है। विसरल प्लूरा जब बाहर खींचती है तो लंग्स भी बाहर खींचते हैं, और लंग्स बाहर खींचते हैं तो इनकी वॉल्यूम बढ़ जाती है। ठीक है, सो कीप इन माइंड, हम पल्मनरी वॉल्यूम को डायरेक्टली ऑल्टर नहीं कर रहे हैं, हम इसको इनडायरेक्टली ऑल्टर करते हैं। दूसरी चीज जो तुम्हें क्लियर हो गई होगी, हम तीन कैविटीज की बात कर रहे हैं यहाँ पे। जो ये मेन कैविटी है जिसके अंदर सब कुछ एनक्लोज्ड है, इसको देते हैं थोरेसिक कैविटी। फिर जो प्लूरल मेम्ब्रेन के बीच की कैविटी है इसको बोलते हैं प्लूरल कैविटी, और जो लंग्स के अंदर की कैविटी उसको बोलते हैं पल्मनरी कैविटी। तो जब थोरेसिक वॉल बाहर खींचती है, थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ेगी, उसकी वजह से प्लूरल कैविटी खींचेगी, उसकी वजह से पल्मनरी कैविटी खींचेगी, और पल्मनरी कैविटी खींचेगी तो पल्मनरी वॉल्यूम बढ़ जाएगी। और जब पल्मनरी वॉल्यूम बढ़ेगी, हमें बॉयल्स लॉ से पता है, पल्मनरी प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जैसे ही ये प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होगा, एयर हाई से लो प्रेशर मूव करते हुए फटाफट से एटमॉस्फेयर से लंग्स के अंदर एंटर करेगी, और इसको हम बोलते हैं इंस्पिरेशन। अब ये जो थोरेसिक वॉल है, इसकी वॉल्यूम बढ़ी कैसे? तो मैंने भी बताया कि जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल होते हैं वो इस तरीके से लगे होते हैं कि वो रिब्स को ऊपर और बाहर की तरफ खींचते हैं। तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल की कॉन्ट्रैक्शन बहुत जरूरी है। एंड दूसरा उससे भी जरूरी, डायफ्राम, विच इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मैमल्स। ये सिर्फ मैमल में मिलता है और किसी में नहीं। ठीक है ना, ध्यान रखना, एनिमल किंगडम का क्वेश्चन है। और ये सबसे ज्यादा जरूरी है आपकी ब्रीदिंग के लिए। एक बार को आप अपने रिब्स को मूव ना कर पाओ, कोई बात नहीं, काम चल जाएगा। पर अगर आपके डायफ्राम को कुछ भी हुआ तो आप सांस नहीं ले पाओगे। डायफ्राम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जो ब्रीदिंग के काम आता है। अब डायफ्राम जब रेस्टिंग स्टेज पे होता है ना, वैसे डोम शेप होता है। जब इसके मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ये नीचे की तरफ खींचेगा, और जहां ये नीचे की तरफ खींचेगा तो ये इस एंगल में, इस डायरेक्शन में वॉल्यूम को बढ़ा देगा। जब इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल, तो वो इस डायरेक्शन में वॉल्यूम को बढ़ा देते हैं। अभी डायरेक्शंस का नाम क्या है? एनसीईआरटी थोड़ी सी कंफ्यूज है इस मामले में। एनसीईआरटी बोलती है डायफ्राम जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस में वॉल्यूम को बढ़ाता है। अब बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि सर एंटीरो पोस्टीरियर तो, अगर मान लो ये एक इंसान है तो इसके अंदर एंटीरो पोस्टीरियर तो ये एंटीरियर होना चाहिए एब्डोमिनल वाला पार्ट, और जो पीछे बैक वाला पार्ट है पोस्टीरियर होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। जो ये एंगल्स होते हैं, जो ये डायरेक्शंस होती हैं, ये चार पैर वाले जानवर के हिसाब से होती है। तो अगर एक चार पैर वाला जानवर है, मेरी ड्राइंग पे हंसना मत, ठीक है। इस चार पैर वाले जानवर के लिए जो इसका हेड एंड होता है दैट इज एंटीरियर, जो टेल एंड होता है दैट इज पोस्टीरियर, इसका जो स्काई को फेस करने वाला एंड होता है दैट इज डोर्सल, जो अर्थ को फेस करने वाला होता है दैट इज वेंट्रल। तो सारी एक्सिस इस अकॉर्डिंग डिफाइंड है। अब जब ये चार पैर वाला जानवर दो पैरों पे खड़ा हुआ यानी कि इंसान बना, तो इसका जो हेड एंड था वो एंटीरियर की जगह ऊपर चला गया। पर आज भी इसको हम एंटीरियर बोल देते हैं और इसको पोस्टीरियर बोल देते हैं। तो क्योंकि डायफ्राम इसी एक्सिस पे वॉल्यूम को बढ़ा रहा है तो इसको एनसीईआरटी एंटीरियर पोस्टीरियर लिखती है। दूसरा, इंटरकोस्टल, क्योंकि इस डायरेक्शन में, क्योंकि इंटरकोस्टल जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो चेस्ट कैविटी से बाहर जाएगी, तो इस डायरेक्शन में बढ़ा रहे हैं, मतलब डोर्सोवेंट्रल। तो हमारी डोर्सल अब ऊपर नहीं है, वो बैक बन गई, और हमारी वेंट्रल हमारा एब्डोमेन बन गया। बट जो डेफिनेशन है वो आज भी चार पैर वाले जानवर के हिसाब से ही है। तो क्वेश्चन ध्यान रखना, डायफ्राम वॉल्यूम को इंक्रीज करेगा एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस में, इंटरकोस्टल करेंगे डोर्सोवेंट्रल में। ठीक है, चलो अब एक सेकेंड। तो जब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं अलोंग विद डायफ्राम, तो आपकी जो थोरेसिक वॉल्यूम है वो बढ़ जाती है। थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ने से पल्मनरी वॉल्यूम बढ़ती है, और पल्मनरी वॉल्यूम बढ़ने से पल्मनरी प्रेशर कम हो जाता है। अब लोकोमोशन एंड मूवमेंट में मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा कि मसल कॉन्ट्रैक्शन इज एन एक्टिव फिनोमिना। मसल को कॉन्ट्रैक्ट कराने के लिए हमें एटीपी चाहिए होती है, क्योंकि इंस्पिरेशन में मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, दो टाइप के मसल, डायफ्राम मसल और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल। इसीलिए इंस्पिरेशन इज ऑलवेज एन एक्टिव प्रोसेस। इंस्पिरेशन एक्टिव होगा ही होगा, इंस्पिरेशन कैन नेवर बी पैसिव। बट आपकी जो चेस्ट वॉल है वो इलास्टिक होती है। याद करो, लोकोमोशन में पढ़ाऊंगा वैसे मैं,
मसल की एक प्रॉपर्टी में इलास्टिसिटी भी लिखा हुआ है। मतलब जब तक मसल के ऊपर फोर्स रहेगी वो कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में रहेगा, लेकिन जहां मसल का स्टिमुलस हट जाएगा, मसल एकदम से रिलैक्स करेगा। और वो रिलैक्सेशन ना बहुत फास्ट होती है क्योंकि मसल इलास्टिक होता है। तो आपकी चेस्ट वॉल भी इलास्टिक है। तो जैसे ही आपके ये मसल्स एकदम से रिलैक्स करते हैं, ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रीगेन करते हैं। तो रिब्स अंदर आएंगे, डायफ्राम ऊपर जाएगा, और इसकी वजह से जो यहाँ की वॉल्यूम है वो कम हो जाएगी। जब थोरेसिक वॉल्यूम कम होगी तो आपकी जो पल्मनरी वॉल्यूम है वो भी कम हो जाएगी, और पल्मनरी वॉल्यूम कम होगी तो पल्मनरी प्रेशर बढ़ जाएगा। जैसे ही ये प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से हाई हुआ, आपकी जो एयर है वो यहां से एटमॉस्फेयर में निकल जाएगी, मतलब इसको हम एक्सपीरेशन बोलेंगे। ध्यान दो, ना तो डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट किया, ना कोई इंटरकोस्टल कॉन्ट्रैक्ट किया, क्योंकि मसल कॉन्ट्रैक्ट किया ही नहीं है। इसी वजह से एक्सपीरेशन, नॉर्मल एक्सपीरेशन इज अ पैसिव प्रोसेस। बट अगर आप करना चाह रहे हैं फोर्स्ड एक्सपीरेशन, यहां सारी कहानी बदल जाएगी। फोर्स्ड एक्सपीरेशन के लिए आपको इस वॉल्यूम को और कम करना पड़ेगा, और वॉल्यूम को और कम करने के लिए अब आप इलास्टिसिटी पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते हो। अब आपको यूज करने होंगे इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। तो ध्यान रखना, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल नॉर्मल एक्सपीरेशन में काम नहीं आते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ फोर्स्ड एक्सपीरेशन में ही काम आते हैं। और क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कोई भी मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो एनर्जी तो यूज होगी ही होगी, एटीपी यूज होगा ही होगा, इसीलिए फोर्स्ड एक्सपीरेशन भी एक्टिव प्रोसेस होता है। तो क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्टिव प्रोसेस? नॉर्मल इंस्पिरेशन, फोर्स इंस्पिरेशन, नॉर्मल एक्सपिरेशन, फोर्स्ड एक्सपिरेशन। आंसर वुड बी नॉर्मल एक्सपिरेशन। नॉर्मल एक्सपिरेशन पैसिव होता है, बाकी सब एक्टिव। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। हाँ भाई, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में कोई भी डाउट है तो फटाफट से पूछ लो, वरना हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज। यहां से हर साल एक क्वेश्चन आता ही आता है। उससे पहले अगर कोई डाउट है तो फटाफट से पूछ लो। हाँ जी, किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है जल्दी पूछिए। फोर्स्ड एक्सपीरेशन में एब्डोमिनल मसल भी यूज होंगे, बिल्कुल होंगे। आपके जो एब्डोमिनल मसल्स हैं, बेसिकली आपके जो एब्स हैं, है ना, जो एब्स मतलब सिक्स पैक या एट पैक एब्स, वो आपके एब्डोमिनल मसल्स हैं। जब ये मसल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना, तो आपकी एब्डोमिनल वॉल्यूम कम हो जाती है, तो आपके ऑर्गन्स अंदर की तरफ पुश होते हैं। जब आपके ऑर्गन्स, आपके इंटेस्टाइन, लीवर, स्टमक अंदर पुश हो रहे हैं तो वो डायफ्राम को ऊपर पुश करते हैं। और जब डायफ्राम ऊपर पुश होता है तो आपकी थोरेसिक कैविटी और कम हो जाती है, उसकी वॉल्यूम और कम हो जाती है। इसलिए फोर्स्ड एक्सपीरेशन में भी एब्डोमिनल मसल यूज होते हैं। अरे हाँ, बकोफेरेंजियल में फिर भूल गया बताना। सुन लो, बकोफेरेंजियल, बकोफेरेंजियल में क्या है बेसिकली, कि जो फ्रॉग है वो अपनी माउथ के थ्रू, अगर ये फ्रॉग का माउथ है, माउथ के थ्रू वो एयर को खींचेगा, और उसके टंग के नीचे कैपिलरी का नेटवर्क होता है। तो उस कैपिलरी नेटवर्क में जो ये एयर आई है वो डायरेक्टली ऑक्सीजन इस ब्लड में एब्जॉर्ब कर लेगा, और जो CO2 यहां से है वो अपने फेरिंग्स में डाल के, मतलब बक्कल कैविटी और फेरिंग्स में डाल के फिर से बाहर निकाल देगा। तो उसको सांस लेने के लिए एयर को लंग्स में पुश करने तक की जरूरत नहीं है। अगर वो चाहे, वो सिर्फ और सिर्फ बकोफेरेंजियल रेस्पिरेशन से जो आपकी कैपिलरीज है टंग के नीचे, फ्रॉग के अंदर, डायरेक्टली उसके थ्रू भी एक्सचेंज करा सकता है। ठीक है, तो फ्रॉग में बकोफेरेंजियल रेस्पिरेशन भी होती है। क्लियर हुआ बेटा? सानिया? ठीक है, और कोई डाउट बच्चा किसी को? If normal expiration is passive, then how can we control how much we exhale? For example, if we are under water, we can even control how much we exhale normally. बहुत बढ़िया। वो बेटा आपकी नॉर्मल एक्सपिरेशन नहीं है। जो नॉर्मल एक्सपिरेशन आप करते हो ना, दैट इज टाइडल वॉल्यूम। आप कम ज्यादा जो कर रहे हो वो अपनी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के साथ खेल रहे हो, जो मैं आगे पढ़ूंगा। और उसे निकालने के लिए आपको एक्सपिरेशन के टाइम पे मसल कॉन्ट्रैक्ट करने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो कम ज्यादा अगर आप कर रहे हो तो आप अपनी ERV को छेड़ रहे हो, और ERV क्या है पढ़ाऊंगा मैं नेक्स्ट टॉपिक में। चलो, आई होप कोई डाउट नहीं है। लेट्स स्विच टू दी नेक्स्ट टॉपिक। चलिए, तो अगर हम बात करें
उससे पहले एनसीआरटी लिखा हुआ है एडिशनल मसल इन द एब्डोमेन, तो एब्डोमेन को यूज करके मेनली एक्सपीरेशन को बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। नॉर्मल ब्रीथिंग रेट थोड़ा सा ज्यादा लिख दिया एनसीआरटी ने, 12 से 16 साल में नहीं होता है, थोड़ा सा कम होता है, इससे अडल्ट में होता है 8 से 10। बट अगेन एनसीआरटी ने बोला 12 से 16, तो हमें यही याद रखना है। एंड फाइनली स्पायरोमीटर नाम का एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो इस वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व इन ब्रीदिंग को क्लिनिकल असेसमेंट के लिए यूज करते हैं। उसका कैसे करते हैं समझो इसको। स्पायरोमीटर में एक ड्रम लगा होता है, और ये ड्रम एक मोटर पे कनेक्टेड है, तो ये लगातार घूम रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे एक पेन लगा होता है जो इसके ऊपर एक लगातार निशान बना रहा होता है। अब ये पेन कनेक्ट होता है ट्यूब से, और ये ट्यूब इस पूरी मशीन में जाती है, और अल्टीमेटली ये ट्यूब जो एक इंसान, एक सब्जेक्ट है, उसको इस ट्यूब के थ्रू सांस लेनी होती है, सांस छोड़नी होती है। तो जैसे ही वो सांस लेता है, मशीन पेन को ऊपर पुश करती है। जब वो सांस छोड़ता है, मशीन पेन को नीचे पुश करती है। तो अब इमेजिन करो, अगर ये पेन है और मैं इसको अपनी टैबलेट पे चला रहा हूँ, ये ऊपर गया नीचे गया, ऊपर गया नीचे, ऐसे मल्टीपल लाइन्स आएंगी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। पर अगर मैं अपनी आईपैड को मूव करना स्टार्ट कर दूं, तो जो लाइंस हैं वो ऐसे वेव फॉर्म बनाएंगी, और इन वेव फॉर्म्स को मैं इजीली समझ सकता हूँ, ठीक है। तो ये स्पायरोमीटर फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में आप सबको यूज करवाया जाएगा, आप तब समझ लोगे इजीली। बट अभी इतना समझ लो कि इसमें जो पेन होता है वो उस हिसाब से मूव करता है कितनी एयर हमने खींची है, कितनी एयर हमने छोड़ी है, और हमने इसको कैलिब्रेट किया होता है। ये हमें लगभग आइडिया होता है कि फॉर एवरी 100 ml ऑफ एयर, अगर मान लो हाइपोथेटिकली जो पेन है वो मूव कर रहा है 1 सेंटीमीटर, तो अगर आपने एक ब्रेथ को मेजर किया और आंसर आया 20 सेंटीमीटर, तो आप समझ गए 20 सेंटीमीटर का मतलब हो गया 20 × 100, यानी कि 2000 ml, यानी कि 2 लीटर, ठीक है। तो इस तरीके से हम अमाउंट ऑफ एयर को एस्टिमेट कर सकते हैं। अब हम सब्जेक्ट को क्या बोलते हैं। सबसे पहले आप 3 नॉर्मल ब्रेथ लो, आप बिल्कुल नॉर्मल सांस लो, जब वो नॉर्मल सांस लेगा बहुत छोटी छोटी वेव फॉर्म्स बनेंगी। फिर हम बोलते हैं वेन एवर यू आर रेडी, टेक अ डीप ब्रेथ। जितनी डीप आप ब्रेथ ले सकते हो डीप ब्रेथ लो। जब वो डीप ब्रेथ लेगा, एक्स्ट्रा एयर खींचेगा, तो पेन बहुत ऊपर तक जाएगा। फिर हम बोलते हैं अब इस सारी एयर को बाहर निकाल लो, तो वो सारी एयर को बाहर निकालेगा। फिर वो जोर लगा के जितनी एयर निकाल सकते उतनी एयर को बाहर निकाल देगा, और फिर वो नॉर्मल सांस लेगा। तो ऐसे कुछ ग्राफ बनते हैं। अब इन ग्राफ में जो ये नॉर्मल एयर है, यहां से यहां या यहां से यहां, एक ही बात है। आप चाहे सांस जो छोड़ी है वो कैलकुलेट कर लो, जो सांस लिया उसको कैलकुलेट कर लो, उसे हम बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। और ये जो टाइडल वॉल्यूम होती है, इट इज नियर अबाउट 500 ml। इस टाइडल वॉल्यूम के बाद जो ये एक्स्ट्रा एयर है जिसको एक इंसान खींच सकता है, ये रिजर्व है, हमारी बॉडी रिजर्व रखती है इसको उन कंडीशंस के लिए जहां हमें बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है एयर की, फॉर एग्जांपल एक्सरसाइज। इसको हम बोलते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और ये टाइडल वॉल्यूम से लगभग 5 से 6 गुना ज्यादा होती है, मतलब 2.5 to 3 लीटर्स। सिमिलरली नॉर्मल सांस छोड़ने के बाद जो एक्स्ट्रा एयर हम छोड़ सकते हैं उसे हम बोलते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और वो होती है लगभग 1000 to 1100 ml। जितने मर्जी जोर लगा लो तुम, लेकिन कुछ अमाउंट ऑफ एयर आपके लंग्स में हमेशा रहेगी ही रहेगी, जिसको हम बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम, और ये होती है लगभग 1100 to 1200 ml, ठीक है। ये सारी वॉल्यूम्स हैं, इनको हम मेजर करते हैं। इन वॉल्यूम्स को यूज करके हम कैपेसिटीज को डिराइव करते हैं। सो कीप इन माइंड, वॉल्यूम्स आर डायरेक्टली मेजर्ड, कैपेसिटीज आर कैलकुलेटेड, या कैपेसिटीज आर डिराइव्ड, ठीक है। अगर हम बात करें टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, तो ये है आपकी इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, इंस्पायर करने की कैपेसिटी। तो पहले नॉर्मल इंस्पिरेशन, फिर फोर्स इंस्पिरेशन, कितनी हो जाएगी? 2.5 to 3 लीटर प्लस 0.5 लीटर, यानी कि 3 to 3.5। सिमिलरली नॉर्मल एक्सपिरेशन प्लस फोर्स्ड एक्सपिरेशन, यानी टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये बन जाएगी आपकी एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। नॉर्मल ब्रेथ छोड़ने के बाद, नॉर्मल सांस, कीपिंग माइंड नॉर्मल बनाने, फोर्स नहीं, आपके लंग्स में कितनी एयर बच जाती है? तो पहले तो बच जाएगी आपकी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और बचेगी आपकी रेजिडुअल वॉल्यूम। इन दोनों को मिला के हम बोल देते हैं फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, और वो ईआरवी प्लस आरवी। एंड फाइनली मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर जो आप इनहेल एक्सहेल कर सकते हो अपनी मर्जी से। तो लंग्स में आप मैक्सिमम कितनी हवा भर सकते हो और कितनी हवा छोड़ सकते हो अपनी मर्जी से। तो दो तरीके हैं, या तो आप लंग्स को पहले पूरा खाली कर लो और फिर भरना स्टार्ट करो। तो पहले आप भरोगे ईआरवी, फिर आप भरोगे टीवी, फिर आप भरोगे आईआरवी।
तो ये टोटल अमाउंट ऑफ एयर जो अपनी मर्जी से अंदर बाहर कर सकते हैं, इसको हम बोलते हैं वाइटल कैपेसिटी। सो वाइटल कैपेसिटी में IRV, टीवी, ERV। इसी वाइटल कैपेसिटी में अगर मैं रेजिडुअल वॉल्यूम भी ऐड कर दूं तो वो आपके टोटल लंग्स की कैपेसिटी आ जाएगी। सो TLC वुड बी 6000 ml। इट इंक्लूड्स VC प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम। ध्यान रखना है, बहुत सोच समझ के जवाब दो। इनमें से कौन सी वॉल्यूम और कौन सी कैपेसिटी हम स्पाइरोमीटर से नहीं बता सकते? अगेन, जितनी वॉल्यूम मैंने पढ़ाई जितनी कैपेसिटी पढ़ाई है, कौन कौन सी वॉल्यूम कौन कौन सी कैपेसिटी आप स्पाइरोमेट्री से नहीं बता सकते हो, स्पाइरोमीटर नहीं बता पाएगा। जल्दी आंसर करो। ठीक है, रेजिडुअल वॉल्यूम ठीक है, इसके अलावा कैपेसिटी कौन कौन सी? FRC एंड TLC। बहुत बढ़िया। तो रेजिडुअल वॉल्यूम, टोटल लंग कैपेसिटी एंड फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, ये तीन चीजें आप स्पाइरोमेट्री से नहीं बता सकते हो। बेसिकली जिस भी चीज में रेजिडुअल वॉल्यूम आ जाएगी आप उसको स्पाइरोमीटर से कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो रेजिडुअल वॉल्यूम इतनी ही होती है। कैसे पता हमें? हमारे पास कुछ और तरीके होते हैं। एक तरीके में हम इनर्ट गैस का यूज करते हैं, तो आप इसके बारे में MBBS से पढ़ेंगे। बट अभी आप इतना समझ लो, स्पाइरोमीटर से ना तो आप रेजिडुअल वॉल्यूम बता सकते हो, ना आप FRC बता सकते हो, ना आप TLC बता सकते हो। इसके अलावा सारी की सारी वॉल्यूम्स और कैपेसिटीज आप स्पायरोमीटर से बता सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस दो जगह होता है, एल्वियोलाई और ब्लड में, ब्लड और टिश्यू में। अब जैसे मैंने बताया कि एयर पूरी दुनिया में एक लॉ फॉलो करती है कि वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे फॉलो कर लो प्रेशर पे मूव करती है। एक गैस भी यही रूल फॉलो करती है। बट जब हम एयर विच इज अ मिक्सचर ऑफ गैस, उसकी जगह एक सिंगल गैस की बात करते हैं तो हम प्रेशर की जगह पार्शियल प्रेशर टर्म यूज कर लेते हैं। ठीक है, और यहां पे बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो इसको बहुत ध्यान से समझते हुए चलना। पार्शियल प्रेशर क्या होता है? तो बेसिकली अगर ये एक कंटेनर है जिसके अंदर मान लो दो टाइप ऑफ गैस मिक्स है, मान लेते हैं नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है। अब गैस की क्या प्रॉपर्टी होती है? आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि गैस कभी भी रेस्ट पे नहीं होती। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर छोड़ दें, उसके ऊपर कोई भी टेम्परेचर होगा तो गैस के मॉलिक्यूल ना इधर उधर भाग रहे होते हैं, आपस में टकरा रहे होते हैं और वॉल से भी टकरा रहे होते हैं। तो गैस के मॉलिक्यूल्स जब वॉल से टकराते हैं तो वॉल पे वो एक परपेंडिकुलर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, और वही प्रेशर गैस का प्रेशर होता है जो उसकी वॉल्स पे एक्सर्ट होता है। अब खुद लॉजिकली सोचो, जिस गैस के मॉलिक्यूल्स ज्यादा होंगे वो ज्यादा टकराएगी वॉल से, या जिसके कम होंगे वो टकराएगी? ऑब्वियस सी बात है, जिसके मॉलिक्यूल जितने ज्यादा उसके टकराने के चांसेस उतने ज्यादा। और जो गैस ज्यादा टकराएगी ज्यादा प्रेशर भी वो एक्सर्ट करेगी। तो सिंपल सरल शब्दों में, एक गैस टोटल प्रेशर का कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रही है वो उसका पार्शियल प्रेशर होता है। और पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली इन्फ्लुएंस होता है गैस के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे, नंबर ऑफ मोल्स पे। तो जितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स ज्यादा होंगे उतना ही ज्यादा एक गैस प्रेशर एक्सर्ट करेगी। अब जो हमारा एटमॉस्फेयर है, अगर इमेजिन करो ये अर्थ का सरफेस है, अर्थ के सरफेस के ऊपर हाइपोथेटिकली मान लेते हैं 10 किलोमीटर का एयर का कॉलम है। तो ग्रेविटी क्योंकि इस एयर को नीचे की तरफ पुश कर रही है, पुल कर रही है सॉरी, तो ये जो एयर का कॉलम है ना, ये हर एक चीज को नीचे दबा रहा होता है। तो अगर कोई भी चीज अर्थ के सरफेस पे है उसके ऊपर ये एयर का कॉलम एक प्रेशर लगा रहा है, उसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोल देते हैं। इनफैक्ट दिस इज द रीजन कि अगर आप पहाड़ों पे चले जाएं तो प्रेशर कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो एयर का कॉलम आपके ऊपर है अब वो थोड़ा कम हो गया है, कुछ कॉलम आपके नीचे है। तो क्योंकि इसकी कॉलम की हाइट कम हो गई है तो इसका प्रेशर सी लेवल से थोड़ा कम होगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल इज 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। अब ये MMHG क्या है, ये जो आपका बैरोमीटर होता है कैसे काम करता है, आई होप आपको क्लियर होगा, फिजिक्स वालों ने पढ़ाया होगा। पर अगर नहीं क्लियर है मुझसे पूछ लेना, बाद में कभी बता दूंगा कैसे काम करता है। ठीक है, अभी के लिए ये समझो। अब ये जो 760 mmHg एटमॉस्फेयर का प्रेशर है, ये जितनी गैसेज एटमॉस्फेयर में है, सबके ऊपर डिपेंड करता है। तो चाहे वो नाइट्रोजन हो विच इज मैक्सिमम 78%, ऑक्सीजन 21%, और बाकी सारी गैसेज मिला के 1%।
तो इन सब गैसेस की वजह से टोटल प्रेशर 760 है। अब खुद लॉजिकली सोच के बताओ मुझे, अगर एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का अमाउंट 21% है, 21% है, तो टोटल प्रेशर विच इज 760, उसका कितना परसेंट ऑक्सीजन की वजह से होगा? जल्दी आंसर करो। टोटल एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर 760 है, तो उस टोटल 760 का कितना परसेंट ऑक्सीजन की वजह से होगा? हाँ भाई, टोटल प्रेशर में कितना परसेंट इज ड्यू टू ऑक्सीजन? अगर तुम ध्यान से सोचो, ऑब्वियस आंसर इज 21%। भाई अगर 100% में 21% मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के हैं, तो टोटल प्रेशर का 21% ही ऑक्सीजन एक्सर्ट करेगी। और अगर आप इसको कैलकुलेट करो, 21% ऑफ 150, सॉरी 21% ऑफ 760 कम्स आउट टू 158.9, राउंड फिगर में हो जाएगा 159। सिमिलरली एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट होता है 0.03%। तो वो 760 में से कितना अमाउंट एक्सर्ट कर रहा होगा? तो इसका 0.03%, और तुम इसको कैलकुलेट करोगे, आंसर वुड बी 0.3%। तो ये जो वैल्यूज है 159 और 0.3 कहां से आई है? ये आई है टोटल एटमॉस्फेरिक प्रेशर में से कितना परसेंट O2 की वजह से, कितना परसेंट CO2 की वजह से। ठीक है, ध्यान रखना, एक क्वेश्चन आ जाता है। अब एक ऐसा टॉपिक जो मैक्सिमम बच्चे छोड़ो टीचर्स को भी क्लियर नहीं है, ठीक है, और यहां से नीट गलती करवाता है। बहुत सारे टीचर्स क्या पढ़ाते हैं कि आपकी जो एयर होती है, जो गैस होती है, वो पार्शियल प्रेशर डिफरेंस में, मतलब हाई से लो फ्लो करती है। बिल्कुल सही बात है। अब वो क्या बोलते हैं, क्योंकि एटमॉस्फेयर में 159 है, एल्वियोलाई में 104 है, तो यहाँ हाई है यहाँ लो है, इस वजह से O2 ऐसे मूव करेगी। आई एम श्योर तुमने भी ऐसा ही पढ़ा होगा, ये सरासर गलत है। सिमिलरली एल्वियोलाई में 40 है, एटमॉस्फेयर में 0.3 है, इसीलिए CO2 बाहर निकलती है, ये भी गलत है। कीप इन माइंड, जो पार्शियल प्रेशर डिफरेंस की वजह से मूवमेंट हो रही है, वो डिफ्यूजन ऑफ अ गैस की मूवमेंट है, ना कि ब्रीदिंग की मूवमेंट है। दो अलग चीजें हैं। समझो क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। एटमॉस्फियर से लंग्स तक एयर आने के लिए पार्शियल प्रेशर की जीरो इन्वॉल्वमेंट है, पार्शियल प्रेशर का कोई रोल नहीं है। हम क्या कर रहे हैं, एटमॉस्फेयर का प्रेशर 760 है, हम लंग्स के प्रेशर को हाइपोथेटिकली 750 कर दें, -10 का डिफरेंस आ गया, और सारी की सारी एयर खींच के अंदर आएगी। अब इस एयर में जो भी गैस होगी, चाहे O2 21% हो, या हाइपोथेटिकली मान लो किसी आप ऐसी जगह पे हो जहां पे O2 सिर्फ 10% है, तब भी जितनी भी ऑक्सीजन है, जितनी नाइट्रोजन है, जितनी कार्बन डाइऑक्साइड है, सब कुछ अंदर आएगा। ठीक है, यहां इंडिविजुअल गैस के प्रेशर का कोई मतलब नहीं है। एक बार गैस पहुंच गई लंग्स के अंदर, एयर पहुंच गई लंग्स के अंदर, ये एल्वेलाई है, यहां एयर पहुंच गई, और ये उसका ब्लड है। अब कौन सा एक्सचेंज होगा, कौन सी गैस ब्लड में जाएगी, कौन सी गैस ब्लड के बाहर जाएगी, वो डिपेंड करेगा पार्शियल प्रेशर पे। सो कीप इन माइंड, इस मूवमेंट में पार्शियल प्रेशर की कोई रोल नहीं है, इस मूवमेंट में रोल है। तो एक बार ब्लड, सॉरी लंग्स तक एयर पहुंच जाए, उसके बाद पार्शियल प्रेशर की वजह से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड मूव करती है। तो जो ब्लड एल्वेओलाई तक आ रहा है, इट इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और इसके अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 होता है 40 mmHg। जो एयर एल्वेओलाई तक आ रही है, दैट इज एटमॉस्फेरिक एयर, और इसके अंदर पार्शियल प्रेशर होता है 159 mmHg। अब क्योंकि यहाँ पे हाई है, यहाँ पे लो है, मूवमेंट ऑफ O2 स्टार्ट हो जाती है। तो O2 मूव करना स्टार्ट करेगी। O2 यहाँ कम हो रही है, यहाँ बढ़ रही है। क्योंकि यहाँ कम हो रही है, तो यहाँ पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 कम होना शुरू हो जाएगा, और कम होते होते वो 104 पहुंच जाता है। और क्योंकि यहाँ O2 बढ़ रही है, तो ब्लड में ये बढ़ते 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 95 पहुंच जाता है। तो यहाँ हमने 40 से स्टार्ट किया, PO2 बढ़ते बढ़ते 95 पहुंच गया। यहाँ हमने 159 से स्टार्ट किया, कम होते होते 104 पहुंच गया। अब तुम्हारे दिमाग में आया होगा शायद कि सर डिफ्यूजन में तुमने ये पढ़ा है कि जब तक प्रेशर इक्वल ना हो जाए तब तक नहीं मूवमेंट रुकती है। बिल्कुल सही पढ़ा है, बट प्रेशर इक्वल तो तब होगा ना जब ब्लड वहीं पे बैठा रहेगा। ये ब्लड यहां से आया, मूव किया, उतनी देर में हार्ट ने दोबारा बीट किया, नया ब्लड आ गया, तो जो ब्लड यहाँ पे था वो आगे निकल गया। तो यहां तक पहुंचते पहुंचते सिर्फ 95 ही हो पाया था,
अगर वो थोड़ी देर और रुक जाता तो यस ये भी 100 के आसपास पहुंच जाता, बट हार्ट लगातार बीट कर रहा है तो लगातार ब्लड नया आता जा रहा है, तो वो 95 वाला ब्लड ही बाहर निकल जाता है। इसीलिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 95 PO2 होती है। अब जब ये ब्लड जाएगा टिश्यू के पास, तो ये मान लो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये टिश्यू है, टिश्यू के पास PO2 है 40, यहाँ है 95। अब कहानी उल्टी होगी, यहाँ हाई यहाँ लो, O2 ऐसे मूव करेगी, ब्लड के अंदर कम होते 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 40 पहुंच जाएगी, और जो आपका टिश्यू है उसके अंदर O2 ज्यादा हो जाएगी, PO2 ज्यादा हो जाएगी। CO2 बिल्कुल उल्टी है, CO2 यहाँ पे है कितनी 0.3, यहाँ कितनी है 45, तो CO2 ऐसे मूव करेगी और यहाँ मूव होते होते यहाँ पहुंच जाएगी 40, और यहाँ पहुंच जाएगी 40, सॉरी हाँ एल्वेओलाई में पहुंच जाएगी 40, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड में भी रह जाएगी 40, क्योंकि यहाँ से कम होके यहाँ बढ़ गई और यहाँ कम हो गई। अब ये ब्लड जब जाएगा टिश्यू के पास, टिश्यू के पास CO2 है 45, यहाँ है 40, CO2 ऐसे मूव करेगी और ब्लड डीऑक्सीजनेट होने के बाद इसके अंदर भी 45 हो जाएगी। ठीक है, तो O2 और CO2 का ग्रेडियंट बिल्कुल उल्टा है। अब तुमने अगर एक चीज नोटिस की हो, O2 का ग्रेडियंट भयंकर है, बहुत बड़ा है ना, 159 40 डिफरेंस देखो कितना ह्यूज है, 95 40 डिफरेंस बहुत ह्यूज है, लेकिन CO2 का बहुत ही कम है, 45 से 40, 45 से 40। क्यों? क्योंकि CO2 की सोल्यूबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। सोल्यूबिलिटी का क्या मतलब है, एक एग्जांपल समझो। ऐसे इमेजिन करो, मैं हमेशा क्लास में भी ये एग्जांपल देता हूँ, दो दोस्त हैं, दोनों बिल्कुल भूखे हैं, उनके अंदर पेट के अंदर खाना बिल्कुल जीरो हो रखा है, दोनों के सामने बहुत ज्यादा अमाउंट में खाना आ गया, मानो फॉर एग्जांपल उनका फेवरेट खाना है जी समोसे, तो समोसे उनके सामने आ गए, 100 समोसे उनके सामने है, पेट में उनके 0 समोसे हैं। अब दोनों ही दोस्त में ग्रेडियंट बराबर है, बाहर 100 पेट में 0, तो ग्रेडियंट 100 का है, लेकिन दोनों की खाने की स्पीड अलग हो सकती है। पहले वाला जो दोस्त है हो सकता है कि वो समोसे को खाए, थोड़ा चबाए च्यू करे अच्छे से और फिर निकले, दूसरे वाला हो सकता है समोसे को एकदम से निकल ले, बिना च्यू करे समोसे को निकलता जा रहा है। होगा क्या, सेम टाइम में सेकंड वाला जो फ्रेंड है वो ज्यादा समोसे खा पाएगा क्योंकि इसकी खाने की एबिलिटी ज्यादा है। बेसिकली क्या हो रहा है, जिस जगह पे समोसे रखे जा रहे हैं मतलब उसके माउथ के अंदर, वो जगह जल्दी खाली हो जा रही है, और अगर जल्दी खाली हो रही है तो अगले समोसे के लिए जगह जल्दी बन जा रही है। सेम एक गैस की सोल्युबिलिटी होती है। तो अगर ये ब्लड है, यहाँ O2 है, यहाँ CO2 है, O2 अगर यहां से यहां आना चाह रही है, O2 की सोल्युबिलिटी बहुत पुअर होती है, तो वो मॉलिक्यूल यहीं बैठा रहेगा और बहुत टाइम बाद आगे मूव करेगा। जब तक ये मूव नहीं करेगा तब तक अगला मॉलिक्यूल नहीं आ पाएगा। लेकिन CO2 की सोल्युबिलिटी बहुत अच्छी होती है, तो CO2 का मॉलिक्यूल यहाँ पे आएगा, गायब हो जाएगा, तो सेकंड दोस्त है समोसा गायब, जैसे ही समोसा गायब हो अगला समोसा आएगा वो भी गायब हो जाएगा। तो बहुत जल्दी CO2 मूव कर सकती है। तो सोल्यूबिलिटी अगर एक अकेला फैक्टर होता तो CO2 ज्यादा मूव करती, अगर पार्शियल प्रेशर डिफरेंस ज्यादा बड़ा फैक्टर होता तो O2 ज्यादा मूव करती, पर क्योंकि पार्शियल प्रेशर डिफरेंस O2 का ज्यादा है, सोल्यूबिलिटी CO2 की ज्यादा है, इस वजह से इनकी जो नेट मूवमेंट होती है वो इक्वल हो जाती है। तो जितना O2 ब्लड से टिश्यू में मूव कर रही है उतनी ही CO2 टिश्यू से ब्लड में मूव कर रही है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है कि जितने मॉलिक्यूल्स आप O2 के इनहेल करते हैं आप उतने ही मॉलिक्यूल्स CO2 के एक्सहेल करते हैं। और ये चीज तुमने रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में भी पढ़ी होगी, जो रेस्पिरेशन की इक्वेशन होती है 6O2, याद है ना, ग्लूकोज प्लस 6O2 गिव्स 6CO2, जितने मॉलिक्यूल O2 के गए उतने ही मॉलिक्यूल CO2 के आए। ठीक है, यहां तक कोई डाउट है किसी बच्चे को? हाँ जी बेटा, एनी डाउट जल्दी पूछो। फटाफट से बता दो अगर कोई डाउट है तो। चलिए बहुत बढ़िया। वाई ब्रीदिंग कैपेसिटी इज डिफरेंट इन मेल एंड फीमेल? साइज, चेस्ट कैविटी मेल्स की ज्यादा होती है, फीमेल्स की थोड़ी छोटी होती है, इसीलिए मेल्स के अंदर जो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स और कैपेसिटी थोड़ी ज्यादा होती है। तो जो वॉल्यूम और कैपेसिटी हम पढ़ते हैं वो एक नॉर्मल मेल की है, अडल्ट मेल की, फीमेल्स में थोड़ी थोड़ी कम होती है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। फाइनल फैक्टर जो एक्सचेंज के रेट को, डिफ्यूजन के रेट को इन्फ्लुएंस करता है, दैट इज योर थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन। तो होता क्या बेसिकली, जो ये मेम्ब्रेन है बेसिकली जो आपकी ब्लड और एल्वेलाई को सेपरेट कर रही है, तो ये मेम्ब्रेन, ये जितनी ज्यादा थिक होगी गैस उतना ही स्लो मूव कर पाएगी। अब ये किससे बनी हुई है? एल्वेलाई बनी होती है स्क्वेमस एपिथेलियम से,
कैपिलरी भी बनी होती है स्क्वेमस एपिथेलियम से, लेकिन हम इंटरनल ऑर्गन्स के बेसिकली ब्लड वेसल्स के स्क्वेमस एपिथेलियम को एंडोथेलियम बोल देते हैं दोनों सेम ही चीज। तो ये भी स्क्वेमस एपिथेलियम है, ये भी स्क्वेमस एपिथेलियम है। अब यहां बच्चे कंफ्यूज होते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन वर्सेस बेसमेंट सब्सटेंस। तो ऐसे इमेजिन करो तुम्हारे रूम में जो टाइल्स लगी हुई है वो एक टाइल एक स्क्वेमस एपिथेलियम का सेल है। इस टाइल को चिपकाने के लिए जो नीचे पतली सी सीमेंट की लेयर होगी वो बेसमेंट मेम्ब्रेन है। तो ऐसे इमेजिन करो यहां पे एक पतली सी सीमेंट की लेयर है जिसने इस टाइल को चिपका के रखा हुआ है। सिमिलरली इस टाइल को चिपकाने के लिए एक बेसमेंट मेम्ब्रेन यहां पे है, और दोनों बेसमेंट मेम्ब्रेन जब आपस में फ्यूज कर जाती है उसे हम बेसमेंट सब्सटेंस बोल देते हैं। सो बेसमेंट सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ एल्वियोलाई का एपिथेलियम एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ कैपिलरी का एंडोथेलियम। ठीक है, इसीलिए हम इसको 3 लेयर्ड बोलते हैं। ये एक लेयर, बेसमेंट सब्सटेंस 2 लेयर, ये तीसरी लेयर। तो अगर क्वेश्चन आ जाए डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी सेल्यूलर लेयर्स, आंसर वुड बी 2। टोटल लेयर्स, आंसर वुड बी 3। ठीक है, तो ध्यान रखना सेल्यूलर लेयर 2 है, टोटल लेयर 3 है। हाँ भी, आई होप ये बिल्कुल क्लियर होगा हुआ होगा। फन फैक्ट, यही वाला जो टॉपिक है ये कोविड के टाइम पे हुआ था। कोविड टाइम पे जिन लोगों को कोविड काफी सीरियस हो गया था उनके, तुमने सुना होगा, लंग्स में पानी भरना स्टार्ट हो गया था, बेसिकली न्यूमोनिया हुआ था उनको। और न्यूमोनिया की वजह से उनके अंदर क्या हुआ, उनके अंदर यहाँ पे ऐसे पानी भरना शुरू हो गया। और ये पानी भरने की वजह से जो लेयर ऑक्सीजन को क्रॉस करनी थी ब्लड तक आने के लिए वो काफी थिक हो गई। और जहां ये काफी थिक हुई ऑक्सीजन ढंग से मूव नहीं कर पाई, और ऑक्सीजन ढंग से मूव नहीं कर पाई तो ब्लड में O2 का अमाउंट कम होना शुरू हो गया। और O2 का अमाउंट कम होना शुरू हो गया तो ब्लड की जो सेचुरेशन है, जो हम पढ़ेंगे कल कि सेचुरेशन क्या होती है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, ये वाला पार्ट, ये कम होनी स्टार्ट हो गई। तो जहां सेचुरेशन कम हुई, तुमने याद किया होगा एक मशीन लगा देते फिंगर पे, है ना, ऑक्सीमीटर। अगर 95% से ऊपर है तो नॉर्मल है, 95 के नीचे है तो दिक्कत हो रही है, वो यही सेचुरेशन थी। कम क्यों हो रही थी? क्योंकि थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन बढ़ जा रही थी पानी भरने की वजह से। ठीक है, तो ये हुआ एक्सचेंज ऑफ गैसेज में कि जो आपकी O2 और CO2 होती है उसका जो डिफ्यूजन है वो किस पे डिपेंड करता है। सो ध्यान रखना प्रेशर ग्रेडियंट सबसे इंपॉर्टेंट है, जब तक ग्रेडियंट नहीं होगा मूवमेंट ही नहीं होगी। सेकेंड सोल्यूबिलिटी एंड थर्ड थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन, इन दोनों पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इस पे रिवर्सली प्रोपोर्शनल। चलो अब अगर मैं फटाफट से ट्रांसपोर्ट की बात बताऊं, क्योंकि ऑक्सीजन की सोल्यूबिलिटी बहुत पुअर है तो आप इस चीज पे डिपेंड नहीं कर सकते कि ऑक्सीजन ब्लड में डिजोल्व हो जाएगी और डिजोल्व ऑक्सीजन आगे चली जाएगी ना, वो बहुत ही पुअर है। तो सिर्फ 3% तक O2 ही ऐसे डिजोल्व हो सकती है। बची हुई 97% के लिए हमें एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन चाहिए होता है नॉन एज हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ रिवर्सिबली बाइंड कर सकता है। फोकस ऑन द वर्ड रिवर्सिबली, समझो। ऑक्सीजन एक हाईली रिएक्टिव गैस होती है, ऑक्सीजन इज अ वेरी टॉक्सिक गैस, वो हर एक चीज से इरिवर्सिबली बाइंड करके उसको ऑक्सीडाइज कर देती है। यहां पे ये नहीं हो रहा है, कीप इन माइंड, हीमोग्लोबिन की ऑक्सीडेशन नहीं हो रही है, हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजनेशन हो रही है। डिफरेंस क्या है? ऑक्सीडेशन एक केमिकल रिएक्शन है जहां पे ऑक्सीजन किसी भी सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करके उसके ऑक्साइड्स बना देती है। फॉर एग्जांपल फेरिक ऑक्साइड है ना, जो रस्ट होता है, जंग लगता है लोहे पे, वो ऑक्सीडेशन की वजह से होती है। यहाँ पे ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के बीच में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है, ऑक्सीजन यहाँ पे बस टेम्पोररीली चिपक रही है, और इस चिपकने को हम ऑक्सीजनेशन बोलते हैं। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन की प्रॉपर्टी होती है कि वो ऑक्सीजन से टेम्पोररीली बाइंड कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन कितनी ऑक्सीजन अवेलेबल है। एक मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन कैन कैरी अ मैक्सिमम ऑफ 4 O2 मॉलिक्यूल। एक भी कर सकता है, दो भी कर सकता है, तीन भी कर सकता है, चार भी कर सकता है, इनफैक्ट जीरो भी कर सकता है। बट ये जो बाइंडिंग होती है ना, बड़ी यूनिक तरीके की होती है। जब तक हीमोग्लोबिन ने किसी भी ऑक्सीजन से बाइंड नहीं किया हुआ है उसकी ये बाइंडिंग बहुत मुश्किल होती है। ठीक है, इट इज वेरी ट्रिकी, वेरी डिफिकल्ट। पर जहां पहली O2 बाइंड कर जाए अगली O2 की बाइंडिंग थोड़ी इजी हो जाती है।
जहां दो बाइंड कर जाए तीसरी की बाइंडिंग और इजी हो जाती है, और जहां तीन बाइंड कर जाए चौथी की बाइंडिंग सबसे इजी होती है। इसको हम बोलते हैं कोऑपरेटिव बाइंडिंग। ठीक है, तो कोऑपरेटिव बाइंडिंग का मतलब है एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की बाइंडिंग अगली ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की बाइंडिंग को थोड़ा इजी कर देती है। तो इसलिए ध्यान रखना, हीमोग्लोबिन जितनी ऑक्सीजन से बाइंड करेगा उतनी ज्यादा ऑक्सीजन से वो और इजिली बाइंड कर सकता है। तो एक तो हीमोग्लोबिन प्लस O2 गिव्स ऑक्सी हीमोग्लोबिन, इसको हम ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोलते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन है। किस पे डिपेंड करेगा? PO2 पे। जितनी PO2 ज्यादा उतना रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। केमिस्ट्री याद है, लीच एटलियर प्रिंसिपल? लीच एटलियर प्रिंसिपल में पढ़ा होगा तुमने, रिएक्टेंट अगर ज्यादा हो जाता है रिएक्शन फॉरवर्ड मूव करता है, तो यहाँ पे यही हो रहा है। O2 अगर ज्यादा होगी रिएक्शन फॉरवर्ड मूव करेगा, HbO2 बनेगी। अगर O2 कम होगी रिएक्शन बैकवर्ड मूव करेगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएट हो जाएगा, हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन अलग अलग हो जाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो ये PO2 पे डिपेंड करता है। बट PO2 के अलावा PCO2 पे, H प्लस कॉन्सेंट्रेशन पे और टेम्परेचर पे, और तीनों ही चीजें इनडायरेक्टली मतलब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अगर CO2 ज्यादा हो जाएगी बाइंडिंग कम हो जाएगी, अगर H प्लस ज्यादा हो जाएगा तो भी बाइंडिंग कम हो जाएगी, और अगर टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा तो भी बाइंडिंग कम हो जाएगी। अब समझो, हम चाहते हैं हमारी बॉडी में लंग्स और टिश्यू के बीच में हीमोग्लोबिन आए, लंग्स से ऑक्सीजन उठाए, बाइंड करे, टिश्यू में जाके अलग अलग हो जाए, तो टिश्यू को ऑटो पकड़ा दे और खुद को वापस लंग्स तक ले आए। तो अब समझो, हम चाहते हैं लंग्स में बाइंडिंग होनी चाहिए, टिश्यू में बाइंडिंग नहीं होनी चाहिए। तो बाइंडिंग के लिए O2 ज्यादा, लंग्स में ज्यादा है, बिल्कुल है 104। CO2 कम है, कम बिल्कुल कम है 40। CO2 इज द मेजर सोर्स ऑफ H प्लस। हमारी बॉडी में जो मेनली H प्लस बनता है वो CO2 से ही बनता है। कैसे? इस रिएक्शन से। तो CO2 जब ज्यादा होगी, अगेन लीच एटलियर प्रिंसिपल, रिएक्शन फॉरवर्ड मूव करेगा, रिएक्शन फॉरवर्ड मूव करेगा H प्लस ज्यादा बनेगी। तो जितनी CO2 ज्यादा उतना H प्लस ज्यादा। तो अगर CO2 ज्यादा है तो ऑब्वियसली बात H प्लस ज्यादा है, CO2 कम है तो H प्लस भी कम है। एंड फाइनली टेम्परेचर, मैंने भी तुम्हें बताया था, लंग्स का टेम्परेचर, लंग्स में टेम्परेचर बॉडी कभी भी 37 नहीं होने देती। कंडक्टिंग पार्ट टेम्परेचर बढ़ाता है बट हार्डली 25-30 डिग्री तक, इसीलिए लंग्स का टेम्परेचर थोड़ा कम रहता है। तो लंग्स में O2 ज्यादा, CO2 कम, H प्लस कम, टेम्परेचर कम। तीनों फैक्टर्स फेवरेबल हैं किसके लिए? चारों फैक्टर्स फेवरेबल हैं बाइंडिंग के लिए, इसलिए लंग्स में बाइंडिंग होती है। पर टिश्यू में O2 कम, CO2 ज्यादा, H प्लस ज्यादा, टेम्परेचर ज्यादा, सारे फैक्टर फेवरेबल डिसोसिएशन के लिए। इसीलिए जो ऑक्सीजन लंग्स में बाइंड की वो टिश्यूज में जाके डिसोसिएट कर जाती है, और आपकी जो ऑक्सीजन है वो लंग्स से टिश्यू तक ट्रांसपोर्ट कर दी जाती है। ठीक है, पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, जहां से मैक्सिमम लोग गलतियां करते हैं, ये अगला पार्ट है। इसको हम कल की क्लास में बहुत अच्छे से निपटाएंगे। इसके बाद चैप्टर में कुछ भी नहीं बचा है, तो कल ये चैप्टर डन हो जाएगा, और अगर टाइम मिला तो हम अगला चैप्टर भी स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, चैप्टर एंड होने के बाद मैं तुम लोगों को कुछ क्वेश्चंस भी दिया करूंगा। तो टेस्ट के फॉर्म में क्वेश्चन हुआ करेगा, क्वेश्चन पेपर हुआ करेगा। तुम सब उस क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करो और मुझे पर्सनली उसके अटेम्प्ट होने के बाद की फोटोज खींच के भेजो। ठीक है, मैं चाह रहा हूँ कि तुम साथ के साथ बायो को बहुत अच्छे से निपटाते हुए चले जाओ। हाँ भाई, कोई डाउट है किसी बच्चे का तो पूछ सकते हो। हाँ बच्चों, एनी डाउट? रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, निहारिका मैंने बताया था आज कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन हो जाए फिर मैं रिप्रोडक्शन प्लांट स्टार्ट करूंगा। मेरे उसके ना नोट्स नहीं था मेरे पास, तो मैं नोट्स डाउनलोड करूंगा और इसके बाद हम वो करेंगे। ठीक है, ये तो एक काम करते हैं, रिप्रोडक्शन के बाद रिप्रोडक्टिव हेल्थ कर लेते हैं, इससे रिलेटेड टॉपिक ही है, उसके बाद प्लांट रिप्रोडक्शन कर लेंगे। ठीक है ना, फिर हम लोग जेनेटिक्स में मूव करेंगे। ठीक है, एथलीट्स में ब्रीदिंग रेट एंड कैपेसिटीज नॉर्मल होती हैं क्या? अच्छा समझो, आप एक्सरसाइज से थोड़ा सा इनको बढ़ा सकते हो। तो एथलीट्स के अंदर क्या होता है, थोड़ी सी जो आपकी IRV होती है वो थोड़ी ज्यादा होती है, बट वो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितना सर्कुलेशन में। सर्कुलेशन में तो पढ़ाऊंगा कि एथलीट्स की जो स्ट्रोक वॉल्यूम होती है वो ज्यादा होती है, और उसकी वजह से उनकी रेस्टिंग हार्ट रेट कम होती है।
ठीक है। तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे आप ज्यादा इफेक्ट डाल सकते हो एक्सरसाइज से, रेस्पिरेटरी भी कर सकते हैं बट बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं होता है। मेनली आपकी वॉल्यूम और कैपेसिटी डिपेंड करती है आपकी बॉडी साइज पे। ठीक है, बट हाँ हल्का फुल्का उनका ज्यादा होता है। एनी अदर डाउट? कोई और डाउट है किसी बच्चे को? डेली कैफीन निकोटीन कंज्यूम करते हैं उनकी कैफीन से कोई फर्क नहीं पड़ता है। निकोटीन अगर सिगरेट की फॉर्म में हो रही है तो एम्फाइसीमा की वजह से जो आपकी रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया वो कम हो जाता है, और जो आपके लंग्स हैं वो थोड़ा सिलेबस से बाहर है, बट लंग्स ना ज्यादा फूलते हैं और तब जाके वो इंसान सांस लेता है। तो ऐसे समझो, वैसे सिलेबस से बाहर है कि अगर नॉर्मल इंसान की टाइडल वॉल्यूम यहाँ पे है, आईआर भी यहाँ पे है, तो ये टाइडल वॉल्यूम यहाँ लेने की जगह यहाँ लेगा। बेसिकली वो अपनी आईआरबी को थोड़ा सा यूज करके फिर टाइटल वॉल्यूम लेनी स्टार्ट करते हैं। क्यों एमबीबीएस में पढ़ोगे? We cannot directly change pulmonary pressure, but since we can control and change thoracic volume, so can we also control thoracic pressure? And it can also directly change pulmonary pressure. Yes, हम पल्मनरी प्रेशर को डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते हैं, हम पल्मनरी वॉल्यूम को करते हैं, पर हम पल्मनरी वॉल्यूम को डायरेक्टली नहीं करते हैं। हम सिर्फ डायरेक्टली करते हैं थोरेसिक वॉल्यूम। दैट्स इट, सिर्फ थोरेसिक वॉल्यूम को डायरेक्टली चेंज करते हैं। इनडायरेक्टली उससे हम थोरेसिक प्रेशर को चेंज करते हैं, और थोरेसिक प्रेशर से हम पल्मनरी वॉल्यूम एंड पल्मनरी प्रेशर को चेंज करते हैं। तो डायरेक्टली अगर क्वेश्चन पूछा जाए, डायरेक्टली सिर्फ थोरेसिक प्रेशर, सॉरी थोरेसिक वॉल्यूम, बाकी सब इनडायरेक्टली। थोरेसिक प्रेशर इनडायरेक्टली, पल्मनरी प्रेशर पल्मनरी वॉल्यूम तीनों इनडायरेक्टली। एनीथिंग एल्स? कोई और डाउट किसी को? आई होप आज की क्लास में सब कुछ समझ में आया होगा। ठीक है, अगर कुछ भी समझ में नहीं आया, कोई डाउट है यहाँ नहीं पूछ पा रहे हो, तो मेरे को प्राइवेट मैसेज में पूछ के तुम डाउट्स क्लियर कर सकते हो। ठीक है, चलो कल की क्लास के लिए मैं लिंक थोड़ा पहले ही डाल दूंगा, और जो भी अभी तो टॉपिक्स यही चल रहे हैं उनके तुम्हारे पास नोट्स हैं ही, प्रिंट करा के रख लो। ऐसे ही पढ़ना तो ऐसे ही पढ़ लो। और अगली कोई भी जो क्लास हुआ करेगी ना, मैं दोपहर को ही तुम्हारे नोट्स डाल दूंगा, तुम प्रिंट करा लो, इजीली टाइम मिल जाएगा तुम्हें। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल। गुड नाइट।